अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। सवाल लिखें। अच्छा, सवाल से पहले ना एक नोट लिख लें, समझा देता हूं और आप अपने अल्फाज में लिख लें। जो कल सवाल किया था पास्ट पेपर का नहीं, उससे पहले, और हाँ इससे पहले कि हम आगे डिस्कशन में बढ़े, वो ना एक सवाल EOQ पढ़ाते हुए परसों किया होगा शायद। वो सवाल था स्प्रिंग 23 का गालिबन, या ऑटम 23 था, ऑटम 23 था, नहीं ऑटम 23 के दो थे ना, शहाब इंडस्ट्रीज वाला, ये परसों किया था शायद। इसमें यहां बैठे हुए किसी ने पूछा ही नहीं, या तो किया ही नहीं या पूछा ही नहीं। इसके सॉल्यूशन में है, इसके सॉल्यूशन में तीन ऑप्शंस कंपेयर करनी थी। ये शहाब इंडस्ट्रीज वाला सवाल है, बुक में क्वेश्चन 2 है। इसके सॉल्यूशन पे आइए। इसमें ना तीन ऑप्शंस कंपेयर करनी थी, एक एग्जिस्टिंग थी और दो डिस्काउंट ऑप्शंस थी। और इसमें हमने कंपेयर करना था टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। लेकिन इसका सॉल्यूशन जैसे प्रेजेंट हुआ है वो टोटल परचेज कॉस्ट नहीं कैलकुलेट की हुई, तो ये तो उस वक्त किसी ने पूछा ही नहीं है। ये ना सवाल करने का एक तरीका ये भी है, जैसे अगर एक ऑप्शन की टोटल परचेज कॉस्ट 300 है और दूसरे की 270 है, प्राइस फर्क की वजह से। फिर टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, और इनके ग्रैंड टोटल, बल्कि चलो लिख ही देता हूं, ये है 40 और इसकी आई 25, इसकी होल्डिंग कॉस्ट बनी 30 और इसकी 52, 370, 47। कौन सी बेहतर है? ये बेहतर है। कितना फर्क है इनमें? 23 का। ये बेहतर है। इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि इन दोनों की टोटल परचेज कॉस्ट में फर्क क्यों है? डिस्काउंट की वजह से। तो टोटल परचेज कॉस्ट लिखने की बजाय डिस्काउंट लिख लें, यानी यहां 300 और यहां 270 लिखने की बजाय वहां कुछ ना लिखें और यहां 30 का डिस्काउंट लिख लें। ये बन गया 70 और ये क्या बन गया? नहीं, थोड़ी सहमत बन रहा है, तो डिसीजन अब भी वही है। तो ये भी एक तरीका है प्रेजेंटेशन का कि टोटल परचेज कॉस्ट लिख लें दोनों ऑप्शंस पे, या जिसमें डिस्काउंट है उसमें वो डिस्काउंट एज अ नेगेटिव लिख लें। तो इसके सॉल्यूशन में ना ये किया हुआ था, इन्होंने डिस्काउंट को एज अ नेगेटिव लिया हुआ था। तो ये रिकॉर्डिंग में किसी ने पूछा था तो मुझे ख्याल आया कि ये तो बता ही नहीं बात। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन खैर जैसे आप कर रहे हैं वैसे करें, डिसीजन तो सेम आना है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट किया हुआ था बस, तो इसलिए वो भी बता दिया। चलें खैर, सवाल लिखें।
है जी? हाँ हाँ सॉरी, जो सवाल कल किया था पास पेपर से पहले उस पे आए, उसके बारे में एक नोट लिखवाना है। पास पेपर से पहले जो खुद ही बनाया था मैंने, जो मैंने पूछा था कि 11,500 बेहतर है कि 13,000 बेहतर है, उस सवाल में ये जो स्टॉक आउट वाला टेबल बनाया था उसकी वैल्यूज बताइएगा। प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5, 4.1 और टोटल डिमांड कितनी थी? 8,360, 13, 200, 15, 400। आरओएल का कॉन्सेप्ट क्या है कि इतने यूनिट्स रह जाएं तो हम ऑर्डर प्लेस कर दें ताकि लीड टाइम के दौरान इतने यूनिट्स इस्तेमाल हो जाए। और इसमें अगर ऑप्टिमम आरओएल निकालना है और उसकी ऑप्शंस कंपेयर करने को कहा है, जो कल 3 सवाल कर लिए, 2 पास्ट पेपर के और एक ये जो खुद बनाया था, या शायद इससे पहले भी को किया था, पता नहीं। इन सवालों में क्या कॉमन हो रहा है कि जो गिवन आरओएल ऑप्शंस हैं उनमें से चूज कर रहे हैं। अब आपको बताने लगा हूं और वो आप अपने अल्फाज में अपने आप को समझाएंगे। अगर मैंने इसमें ऑप्शंस ना दी होती, सेम सवाल, ऑप्शंस ना दी होती, बस कहा होता कि ऑप्टिमम आरओएल बता दें, सवाल सारा यही होता, लेकिन मैंने आरओएल की ऑप्शंस ना दी होती तो फिर सवाल कैसे करते, ये बताने लगा हूं। अगर आरओएल की ऑप्शंस ना दी होती 11,500 और 13,000, लेकिन कहा यही होता कि ऑप्टिमम आरओएल बता दें, तो फिर हम लोग सवाल कैसे करते? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम वाले से तो ना करते। क्यों? क्योंकि इसमें स्टॉक आउट का डाटा है, फिर पूछ रहा है बताए कौन सा आरओएल बेहतर है, तो उस मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम वाले तरीके से तो नहीं करेंगे, करेंगे तो ऐसे ही। लेकिन अब क्या कमी रह गई जो कल सवाल किया था और अब जो चेंज कर रहा हूं? आरओएल की ऑप्शंस नहीं बताई ना, तो हम खुद क्रिएट कर लेंगे, हम खुद क्रिएट कर लेंगे, खुद से हम अज्यूम कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही कोई नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है आरओएल का? कि जितने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर दें ताकि लीड टाइम के दौरान वो यूनिट्स इस्तेमाल हो जाएं। तो अगर आपको ऑप्शंस बताई हैं तो ऑप्शंस यूज करें, जैसे कल 3 सवाल में किया। लेकिन अगर ऑप्शंस नहीं बताई तो खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। और वो आप क्या क्रिएट करेंगे? इस टेबल में इन्हीं तीनों को एक एक करके ले लेंगे, क्योंकि ये है क्या, यही तो है कि लीड टाइम के दौरान इतनी डिमांड आ जाएगी, तो ठीक है इतने यूनिट्स रख के आरओएल कर देते हैं। हो सकता है इतनी आ जाए तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, हो सकता है इतनी आ जाए तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में, ये बेशक इसी सवाल के साथ लिख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको ऑप्टिमम आरओएल पूछा है लेकिन ऑप्शंस नहीं दी हुई, तो खुद क्रिएट करेंगे ऑप्शंस। और किनको एक एक करके ऑप्शंस क्रिएट करेंगे? जो इस टेबल के अंदर ये टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आ रही होती है। अगर आरओएल की ऑप्शंस नहीं बताई हुई तो हम खुद क्रिएट कर लेंगे। और वो खुद कौन सी ऑप्शन क्रिएट करेंगे? जो इस टेबल के अंदर टोटल डिमांड आ रही होती है उन्हीं में से एक एक करके रख लेंगे, एंड एक और को भी रखेंगे, इनके अलावा एक और को भी रखेंगे, और वो एक्सपेक्टेड डिमांड होगी, एवरेज वाली डिमांड, जो कल दोनों पास्ट पेपर्स में एज एन ऑप्शन दी भी हुई थी।
उसको भी एक ऑप्शन रखेंगे। लेंथी सवाल हो जाएगा लेकिन करना पड़ेगा। वो जो एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है ना, जैसे कल दोनों पास्ट पेपर्स वाले सवाल में थी, उसको भी एक ऑप्शन रखना पड़ेगा, इनको भी और एक एवरेज डिमांड वाली भी। तो ये ऑप्शंस खुद ही क्रिएट करके फिर कंपेयर करना पड़ेगा। कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? ये नहीं कहा था कि इसको रखें, लेकिन उसमें नीचे जो ऑप्शन दी थी आर की, वो उसमें नहीं, तो उनमें उसने खुद सवाल वाले ने खुद कही हुई थी ना। तो अगर खुद कहा है तो फिर तो जो कहा है वो करनी है। मैं कह रहा हूं अगर खुद ऑप्शंस नहीं बताई तो कौन कौन सी लेनी है। लिखा? चले हम एक सवाल लिखें, और ये सवाल ना यही टाइप ऑफ डिसीजन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है, यानी यही होने लगा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट एंगल है। एनुअल डिमांड $360,000, नहीं एक जीरो कम कर दें, 36,000। 36 days in a year, days in a year 360 360 और OQ 6,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹22 और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर ₹25, 25। और लीड टाइम प्रोबेबिलिटी बताऊंगा और डेज बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी और डेज 0.6 10 दिन। अच्छा, ये 0.6 का मतलब 60% चांसेस हैं, ठीक है। और 0.4 15 दिन 15 डेज। 0.6 है 10 डेज और 0.4 है 15 डेज। रिक्वायर्ड है, आपसे रिक्वायर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी स्टॉक इज बेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ROL नहीं कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी स्टॉक इज बेटर। पार्ट ए 1 डे कंजम्पशन या डिमांड, और पार्ट बी 3 डेज डिमांड। 1 डे डिमांड और 3 डेज डिमांड। सेफ्टी स्टॉक तो डेज में नहीं होता, वो तो यूनिट्स में होता है। हाँ, तो एक दिन में जितने यूनिट्स होंगे वो ऑप्शन ए है, और 3 दिन में जितने यूनिट्स होंगे वो ऑप्शन बी है। अब मैंने ऑप्टिमम ROL नहीं कहा, ऑप्टिमम स्टॉक आउट, वो सेफ्टी स्टॉक का है। ये अब आप सोचें, कल हम
आरओएल गिवन से सेफ्टी स्टॉक निकाल रहे होते थे, अब सेफ्टी स्टॉक से आरओएल निकाल रहे हो, यानी वही सवाल है, सिर्फ एंगल चेंज हो गया। बिल्कुल सेम तरीका है सवाल करने का, सिर्फ एंगल चेंज हो गया। अब ऑप्टिमम आरओएल की ऑप्शंस देने की बजाय सेफ्टी स्टॉक की ऑप्शंस दिए मैंने। बाकी गहराई में उतरेगा बाद में, पहले ये ढूंढ लें सारे कि ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कितने यूनिट्स हैं। हाँ जी, ऑप्शन ए 100 यूनिट्स और ऑप्शन बी 300 यूनिट्स। क्योंकि 36,000 एनुअल डिमांड है, 360 साल के दिन है, तो पर डे 100 यूनिट्स हो गए। चलें करें सवाल सॉल्व, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कल कर रहे थे। इजाज तो यहां नहीं है आज। ऑप्शन 1 का आरओएल 1300, ऑप्शन 1 का आरओएल 1300 यूनिट्स। चलिए, जिनसे 1300 नहीं लिखा तो ये एक ऑप्शन में कर देता हूं। एक ऑप्शन है 1 डे डिमांड यानी 100 यूनिट्स। अब अगर सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट्स है तो एक हमने निकालनी है टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। पैंतीस 25 क्या है, 25 इंटू 100, कल हम लोग आरओएल से पहले सेफ्टी स्टॉक निकालते थे, फिर टोटल होल्डिंग कॉस्ट और सेफ्टी स्टॉक लेते थे। अब आपको सेफ्टी स्टॉक के रास्ते से आना है। यह पता कैसे चल रहा है कि इस टॉपिक का सवाल है, स्टॉक आउट की इंफॉर्मेशन है, फिर चांसेस हैं कि कितने दिन लगेंगे, डेटा इसी तरह का है,
फिर ऑप्टिमम स्टॉक आउट, वो सेफ्टी स्टॉक पूछा है, तो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक यानी ऑप्टिमम आरओएल पूछा है, क्योंकि दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। और दूसरा जो टेबल बनाते थे उसमें आरओएल चाहिए होगा, तो फिर हमें आरओएल निकालना पड़ेगा। आरओएल इज इक्वल टू एवरेज इंटू एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये भी वही उल्टा करके फार्मूला है। पहले हम स्टॉक आउट निकालते थे, ये उसी को उलट किया है। स्टॉक आउट फिर बार बार बोल रहा हूं, सेफ्टी स्टॉक एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। मैंने एक तो आरओएल के फार्मूले लिखवाते हुए भी ये लिखवाया था, और अगर कल वाली ही बात ही देख लें तो उसमें हम लोग सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करते थे आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, उसी को मैंने चेंज कर दिया। क्यों करना पड़ रहा है ये? क्योंकि आरओएल गिवन होता था, अब आरओएल निकालना है। तो एवरेज डिमांड तो है 100, एवरेज लीड टाइम कितना है? 10 और 16, 10 और 15 शायद 12, प्लस सेफ्टी स्टॉक 100, 1300 यूनिट्स। अब हमारा वो टेबल 1300 यूनिट्स पे बनेगा। पॉइंट 6 चांस है कि 10 दिन लगेंगे, और 0.4 चांस है कि 15 दिन लगेंगे। 1300 आरओएल है, तो अगर तो 10 दिन लगे तो कोई स्टॉक आउट नहीं होगा, लेकिन अगर 15 दिन लग गए तो 200 होगा। $200 into 0.4 80, और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट हो गई 80 into 22 into 36,000 over 6,000, 10560। वन 3060। और दूसरी ऑप्शन क्या होगी? 300 यूनिट्स। उसके हिसाब से करें सॉल्व।
जल्दी जल्दी भी बहुत सारे सवाल करने हैं। हाँ भाई, आईटी वाला मैं ड्राइवर कितना अर्सा लगेगा? सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी 7500 और स्टॉक आउट नहीं होगा जी। है ठीक है, 7500 होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट नहीं है, और इसमें ROL बनेगा 1500। चले भी 2023 करें, तैयार हैं? ऑटम 23। नहीं, एक और ऑप्शन तब रखने को कहा था अगर ना कहा हो तो ऑप्टिमम पॉसिबल ऑप्शंस कौन सी हैं। अब तो मैंने कह दिया ना 1 डे और 3 डे। लेकिन अगर आप ये एवरेज वाली ना रखें तो कोई बात नहीं, यानी इस पे अगर घबराहट हो रही हो कि एवरेज वाली भी रखनी पड़ेगी तो खैर है। किन किन को ऑप्शन रखना है? जो टेबल में पॉसिबल बनती है उनको एक एक करके ऑप्शन रखना है। ऑटम 23 REL रॉयल एंटरप्राइजेस बुक में पहला ही सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे, डरना नहीं है, बस मैं करता हूं। हो सकता है करके आपको लगे कि सर इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन बहरहाल मुश्किल है। पढ़ ले, मैं करता हूं। है चैप्टर में पहला ही सवाल पढ़ लें, REL
ऑटम 23। सवाल पढ़ोगे तो मैं बोर्ड पे करूंगा ना। हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, एक बात मेरा ख्याल है समझ तो आ ही जाएगी आपको, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये होगा कि सवाल में ये बात कैसे पता चलेगी। ये थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, मैं कोशिश करता हूं। अगर इस क्लास की एवरेज अटेंडेंस की बात हो रही हो, एवरेज अटेंडेंस, मेरे दोनों तरीकों पे गौर करिएगा कि फर्क क्या है। अगर मैं कहूं कि अटेंडेंस 100 भी होती है, 150 भी होती है, 200 भी होती है, ये मैंने आपको 3-4 वैल्यूज बोल दी और कहा कि इतने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने की इतनी है, इतने की इतनी है। एवरेज अटेंडेंस कैसे निकालेंगे? समेशन पी एक्स करके। हंड्रेड भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। तो फिर हम लोग एवरेज वो समेशन पी एक्स करके निकाल रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्लास की एवरेज अटेंडेंस, नहीं, वर्ड एवरेज नहीं, नॉर्मली 120 ही होती है, लेकिन शायद 150 भी हो जाए, हो सकता है 180 हो जाए। कोई फर्क नहीं है से मेरे बोलने में? क्या नहीं, दोबारा बोलता हूं, 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। चलो मैं 120 का फिगर नहीं, सेम बोल देता हूं। 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटीज आ गई। आरओएल निकालने के लिए, बाकी सब के लिए मैं एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इसको एवरेज कैसे करें? समेशन पी एक्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि 150 होती है नॉर्मली,
हाँ 100 तक भी जा सकती है, 200 तक भी जा सकती है। अब एवरेज 150 है, नहीं अरिथमेटिक नहीं, मैं शायद बात नहीं सही बता पा रहा, दोबारा कोशिश करता हूं। 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटीज बता दी, एवरेज क्या होगी, समेशन पीएक्स करना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली 150 होती है, लेकिन अब छुट्टियां होने वाली हैं तो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। अब एवरेज कितनी है, 150 है, समेशन पीएक्स की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? तो इसमें क्या लिखेंगे है? नहीं, इस सवाल में नहीं, वैसे अपने लिए क्या लिखें इस बात को? एक दफा और, चले एक दफा और से पहले ये इस सवाल की वर्डिंग देखें। टिपिकली लीड टाइम इज 30, नहीं किधर गया, टिपिकली लीड टाइम 10 दिन है। हाउ एवर ओकेजनली वो 11-12 भी हो सकते हैं, तो फिर एवरेज 10 है। अच्छा, इसी तरह स्प्रिंग 23 देखें, मसरूर लिमिटेड, कोई 1-2 क्वेश्चन आगे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन देखें। जी, प्रेजेंटली लीड टाइम इज 30 डेज। अगला पैराग्राफ, रिसेंटली कुछ शॉर्टेजेस भी हुई थी, इस वजह से प्रोबेबिलिटी है डिले की, तो एवरेज लीड टाइम 30 डेज। कुछ बात समझ आई? समझ रहे हो? तो अपने आप के लिए कुछ लिखें। अब वो क्या लिखना है वो आपने खुद सोचना है। एक दफा फिर कोशिश कर लेता हूं। अगर ये कहा जाता कि लीड टाइम 10 डेज भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है, 18 डेज भी हो सकता है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज दी होती, तो फिर जैसे अब तक कर रहे थे वैसे करते। लेकिन अगर कहा होता कि नॉर्मली 10 दिन होता है लेकिन डिले भी हो सकता है, तो अब एवरेज समेशन पीएक्स की जरूरत नहीं है। अब वही जो नॉर्मली 10 दिन होता है वही एवरेज। हाँ जी, अपने आप को समझा लिया आपने, या भी समझा रहे हैं? समझा लिया। चले जी, समझा लिया। आरईएल एक प्रोडक्ट गैमा बनाता है, लेकिन ये बनाता है, खरीदता गैमा नहीं है। खरीदता वो रॉ मटेरियल एक्स और रॉ मटेरियल वाई है, लेकिन चूंकि दोनों के ऑर्डर्स इकट्ठे ही देता है तो हमें एक्स और वाई अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हमारे नजदीक बस वो रॉ मटेरियल है। और यह बात एक और तरह से साबित हो रही है कि उसने रिक्वायर्ड से ऊपर लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है
कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक ऑफ एक्स एंड वाई, यानी दोनों को उसने इकट्ठे ही कहा हुआ है। तो इसलिए आप एक्स एंड वाई दो मटेरियल देख के परेशान ना हो, हमने इसको एक ही लेके चलना है। मटेरियल एक नहीं है, लेकिन बस कह रहा हूं कि एक्स और वाई कोई अलग अलग कैलकुलेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर भी इनके इकट्ठे ही देते हैं। कहीं पर ऐसी कोई बात भी नहीं की कि एक ऑर्डर में एक्स के ऑर्डर में इतने दिन लगते हैं, वाई के ऑर्डर में इतने दिन लगते हैं, तो उसको अलग अलग किया ही नहीं है। तो इसमें गैमा नहीं, मटीरियल का सवाल सॉल्व करना है। पहले पैराग्राफ का मतलब यह है कि जो दो मटेरियल हम खरीदा करते हैं उनका अभी इस वक्त 10 दिन टाइम लगा करता है, लेकिन कभी कभार डिले हो जाता है। लास्ट ईयर टोटल 24 ऑर्डर्स थे और उन 24 का आपको ये 20, 3 और 1 ये डेज का डाटा दिया हुआ। ये पिछले साल का डाटा है। अभी फिलहाल कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक रखते ही क्यों है? एहतियात के लिए ना। तो अगर नॉर्मली 10 दिन लगते हैं और 10 ही लगा करते तो सेफ्टी स्टॉक ना रखते, 11 भी लग सकते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रख लेना चाहिए? 1 दिन का। 12 भी लग सकते हैं, 2 दिन का। और अभी इस वक्त सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते तो कोई बात नहीं, स्टॉक आउट तो होता ही नहीं है, तो फिर ये तो सवाल ही बेकार हो गया। स्टॉक आउट तो होता नहीं, हम तो साथ वाले से खरीद लेते हैं। हाँ, तो स्टॉक आउट अब तक ये था कि हम नहीं बेच सकेंगे, तो जो कंट्रीब्यूशन आना था वो नहीं आएगा। लेकिन अगर स्टॉक आउट हुआ तो हमें महंगा खरीद के लाना पड़ेगा। तो स्टॉक आउट की वजह से क्या नुकसान होगा? वो जो 25% महंगा पड़ेगा, तो वो कॉन्सेप्चुअली स्टॉक आउट कॉस्ट बन जाएगी। और रिक्वायरमेंट पढ़ के लग रहा है कि इस टॉपिक का सवाल है या पता नहीं, इस टॉपिक का है तभी अभी करा रहा हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज आ गई। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है या नहीं करना? अच्छा, अगर आप कहेंगे करना है तो कितने दिन का? ऑप्शंस बनानी पड़ेंगी। 1 डे स्टॉक भी ऑप्शन हो सकती है, 2 डे स्टॉक भी ऑप्शन हो सकती है, और नो सेफ्टी स्टॉक भी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि पूछ रहा है कि बताएं सेफ्टी स्टॉक रखें या ना रखें। यह सवाल की अंग्रेजी पढ़ को थोड़ा बहुत समझाया है, सवाल तो चलो सॉल्व करता हूं, लेकिन अंग्रेजी को समझाया है मैंने। इसमें आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए हैं, अंग्रेजी समझ नहीं आ रही, तो पूछ लें, फिर सवाल का प्लान करते हैं। हाँ जी, अंग्रेजी में कोई इख्तलाफ? हाँ, हाँ, अच्छा। बिजनेसेस एवरेज कैलकुलेट करते ही क्यों है? अपनी कैलकुलेशंस में आसानी के लिए। हाँ, दे दे ला दे। बिजनेसेस किसी भी चीज की एवरेज क्यों कैलकुलेट करते हैं? अपनी आसानी के लिए। जैसे अगर किसी एक क्लास में फोटोकॉपीज बांटनी है, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन देना है, तो जितने स्टूडेंट क्लास में रजिस्टर्ड हैं उन सबकी कॉपीज करा लें? नहीं, ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे। या तो ये अंदाजा ऐसे लगेगा कि इतने भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, इन सब का सिंपल एवरेज ले लें। नहीं, ज्योमेट्रिक मीन ले लें। नहीं भाई नहीं, कौन ज्योमेट्रिक में? हार्मोनिक मीन ले लें। अच्छा चलो, प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज ले लें। ये तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। लेकिन अगर एक अंदाजा है कि जी नॉर्मली आते इतने ही हैं, तो अब हमें एवरेज की कैलकुलेशन गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इतने ही आते हैं। तो हमें यही तो जानना था कि कितने आएंगे, लगाना तो अंदाजा ही था। तो अगर हमें यह पता लग पा रहा है कि नॉर्मली इतने ही आते हैं, ज्यादातर इतने ही आते हैं, अक्सर इतने ही आते हैं, तो फिर इसी को एवरेज कह दे। इतनी कॉपीज करा लेनी चाहिए। अगर किसी रेस्टोरेंट ने
बुफे सिस्टम है और उन्होंने खाना पकाने का सब बंदोबस्त करना होता है, क्योंकि जब कस्टमर वहां बैठे खाना खा रहे हैं तो सारे खाने तो पकने में कोई 10 मिनट नहीं लेते ना, ज्यादा टाइम भी लगता है। तो वो लोग पका के ऑलरेडी रखते होंगे। कितने लोगों का खाना पकाएं, उनके लिए तो बड़ा जरूरी है जानना। तो अब या तो वो अपने सारे मल्टीपल अंदाजे लगा के सब पे कोई ना कोई मुश्किल सा मेथड लगाएं, या अगर वो ये ना मेथड लगाएं और उनका सीनियर बंदा कहे जी नॉर्मली इतने आते हैं, तो जितने नॉर्मली आते हैं उसी के हिसाब से खाना पका लें, या कोई मुश्किल सा मेथड लगा के एवरेज निकालें। तो इसलिए अगर सेंटेंस इस तरह का है कि नॉर्मली इतना होता है लेकिन यह भी हो सकता है, तो वो जो नॉर्मली होता है फिर वही एवरेज है। इसीलिए मैं कह रहा था कि समझ में तो शायद बात आ जाए, लेकिन सवाल में पहचाननी हां थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इससे पहले जो सवाल किए हैं ना, उनमें कहीं इस तरह की वर्डिंग भी नहीं है, उनमें कहीं इस तरह की वर्डिंग नहीं है। तो सवाल में हमने क्या करना है, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक निकालना है, और ऑप्शंस नहीं बताई कौन सी हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस रखें जी? 1 डे, 2 डे और बगैर सेफ्टी स्टॉक। क्योंकि उसने पूछा वेदर मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक, तो फिर उसमें नॉट मेंटेन भी तो एक ऑप्शन हुई ना। तो हमें 3 ऑप्शंस पे सवाल सॉल्व करना है। ऑप्शन 1 सेफ्टी स्टॉक नील। तो जब सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी नहीं है। और स्टॉक आउट कॉस्ट निकालने के लिए ROL एवरेज इनटू एवरेज,
इंटू नॉर्मल लीड टाइम, एवरेज ही लिख सकता हूं, मैंने खुद नॉर्मल लिखा है, प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो कितना आरवेल, जी एक दिन में कितने यूनिट्स होते हैं? 1000। ये प्रोडक्ट के 1000 हैं जी? हाँ, तो अब उस प्रोडक्ट के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि एक्स और वाई के केजीज में चले जाएं, क्योंकि सवाल तो बहरहाल एक्स और वाई का है। बिल्कुल कर सकते हैं, और यह भी कर सकते हैं कि हम मटेरियल फॉर 1000 यूनिट्स कह दें। मुझे पसंद नहीं आया मैंने जो समझाया, दोबारा बताता हूं। चूंकि सवाल ये एक्स और वाई का है, तो डिमांड पर डे भी किसकी लिखनी है? एक्स और वाई की। लेकिन जब सवाल में उसने आपको स्टॉक आउट कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट केजी के हिसाब से कही नहीं है, एक्स और वाई अलग अलग कही ही नहीं है, तो एक्स और वाई के अलग अलग किलो निकालने की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि हमें रोज मटेरियल चाहिए होता है 1000 यूनिट्स के लिए। मकसद तो क्वांटिटी लिख के यूनिट्स निकालना है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें रोज इतने किलो चाहिए होते हैं, एंड रिजल्ट सेम रहेगा। हम यहां भी लिख सकते हैं रोज इतने किलो चाहिए होते हैं, यानी कितने किलो चाहिए होते हैं? 2001 के हैं और 3001 के हैं, 5000 भी लिख सकते हैं यहां पर, वो भी बिल्कुल सही है। और ये भी कह सकते हैं कि 1000 यूनिट्स का मटेरियल चाहिए होता है, क्योंकि जो उसने आपको होल्डिंग कॉस्ट दी है ना, वो उसने कहीं किलोज वगैरह की दी है नहीं, उसने कहा कि रोज जो 1000 यूनिट्स का मटेरियल चाहिए होता है, उतना मटेरियल रखने का खर्चा 1 मिलियन रुपए। तो हम किलोज में भी जा सकते हैं और यह भी रख सकते हैं कि एवरेज डिमांड है 1000 यूनिट्स के लिए लगने वाला मटेरियल पर डे, और इनटू नॉर्मल लीड टाइम 10 दिन प्लस सेफ्टी स्टॉक 0, तो 10,000। टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट। प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं सवाल में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर हम डिमांड भी केजीज में लिख रहे होंगे और यहां भी हम 50,000 लिख रहे होंगे। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी चांसेस ही होते हैं ना। तो 10 दिन लगेंगे, इस बात के चांसेस हैं 20/24। जी क्या किया? 24 में से 20 दफा वो 10 दिन में आया है, 11 दिन लगेंगे, इसके चांसेस हैं 3/24। और 12 दिन लगेंगे, ये प्रोबेबिलिटी होगी। 10 दिन लगेंगे, 10 × 1000। 11 दिन लगेंगे, 11 × 1000। 12 दिन लगेंगे, 12 × 1000। ROL है 10,000। अगर 10 दिन ही लगे तो स्टॉक आउट नहीं होगा, लेकिन 11 दिन लग गए तो, 12 दिन लग गए तो 2000।
तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स हो जाएंगे 1000 इंटू 3/24 और 2000 इंटू 1/24 208। कौन से 108? स्टॉक आउट कॉस्ट किधर है? वो हमें उनकी परचेज प्राइस निकाल के 25% लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक आउट की वजह से क्या होगा, कल तक क्या हो रहा था कि हम नहीं बेच सकते थे, अब हमें महंगा खरीदना पड़ेगा, तो जितना महंगा होगा वो हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट है। टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट 208 इंटू करता हूं और इंटू ये साल में कितनी दफा होगा, 24 दफा, क्योंकि हमने 24 ऑर्डर देने होते हैं। साल में 24 ऑर्डर है ना, तो ये काम 24 दफा होगा। हमें एक यूनिट के लिए कितने एक्स खरीदने पड़ेंगे, तो 2 किलो एक्स और एक कितने का 400, लेकिन हमें ये 25% महंगा मिलेगा, तो ये जो 400 से ऊपर 25 देना होगा, ये हमारी कॉस्ट है। दोबारा हम 400 रुपए का खरीदते हैं और अगर स्टोर में खत्म हो जाए तो हमें 7 वालों से खरीदना पड़ेगा, 400 से 25% महंगा, तो स्टॉक आउट की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, वो ऊपर वाला 25% ना, तो ये वो 25%। और वाई के कितने किलो लगते हैं एक यूनिट के लिए, 3, एक कितने का मिलता है 50, 250, 200, 187 पॉइंट। तो हमें एक यूनिट प्रोडक्ट का स्टोर में ना रखना इतने रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट कर जाएगा। क्या ये XY की टोटल प्राइस निकाल लेते बीच में, टोटल कर लेते, फिर उसको 1000 से डिवाइड कर लेते। ये 208 प्रोडक्ट के यूनिट्स है ना, ये 208 प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं, तो इसलिए मैं 208 के लिए पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। और अगर हमने ये किलोज लिए होते मटेरियल के, तो फिर ये ना मल्टीप्लाई करता मैं, लेकिन उससे एक मुश्किल हो जाती
कि एक्स के किलो की और है, वाई के किलो की और है, तो वो एक और मुश्किल वर्किंग हो जाती, इसलिए भी मैंने यहां पर प्रोडक्ट के यूनिट्स रखे थे। मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर से फायरिंग हो रही है। ये जो पिछली 2 टर्म्स गुजरी है ना कॉस्ट की, ये 2023 इनफैक्ट, ये अभी रिसेंट 24 तो खैर बहुत ही अजीब था, लेकिन इस पे काफी शोर भी उठा है सारे मुल्क ही कि ये कॉस्ट का कुछ गड़बड़ हो रही है। तो चले अभी इस दफा काफी शोर तो उठ ही है, देखें अगली दफा और शोर करना पड़ेगा कि $387.5 193,440 और चूंकि सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट 0 है तो यही टोटल है। ये अभी एक ऑप्शन हुई है, लेकिन बस ये फिगर बदलनी है, यही सारा कुछ पैटर्न यही रहेगा, बस फिगर्स बदलनी है। पैटर्न एक बार सामने आ गया, अब टाइम उतना नहीं लगेगा। आप तो दोबारा ही बनाएंगे, मैं बस इसको मिटा के बनाता हूं। क्लास कब तक चलेगी पेगी? चलो मैं तो असल में जा रहा था, मगर अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे फोन कर। वैसे तो कोई होगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक, चलिए एडवांस ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह ईद मुबारक। हाँ नोट करें तो मैं अगली 2 ऑप्शंस करूं हैं। दूसरी ऑप्शन है एक दिन, वन डे। अगर हमने एक दिन का स्टॉक स्टोर में रखा तो कितनी होल्डिंग कॉस्ट होगी? हाँ जी, 1 मिलियन पर यूनिट, पर एनम तो है 1 मिलियन पर 1000 यूनिट्स। देखें, पूरे 1000 यूनिट्स का मटेरियल स्टोर में पड़ा रहेगा तो 1 मिलियन का खर्चा है। पहले सवालों में होता था आपको दी हुई थी होल्डिंग कॉस्ट इतने रुपए पर यूनिट पर ईयर, अब ये आपको पर यूनिट ही नहीं दी हुई, एक दिन का खर्चा बता दिया। यानी एक दिन का जो स्टॉक है उसको पूरा साल संभाल के रखेंगे। यानी आपको ये 1 मिलियन 1000 यूनिट्स के लिए बताया है, एक यूनिट के लिए नहीं कहा, 1000 यूनिट्स के लिए कहा। ये अंग्रेजी समझ आ रही है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्स एंड वाई इक्विवेलेंट टू 1 डे यूजेज।
तो अब हम इसकी 1 मिलियन की फिगर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दिन से। उसने कहा है एक दिन का सेफ्टी स्टॉक और बढ़ाना है, 1 मिलियन आपको और खर्च होगा। समझ आई कि नहीं? तो ये बन जाएगा 1 मिलियन। और 11,000। ये अगर आपको इंटू 1 समझ नहीं आ रहा, बहुत अजीब लग रहा है, तो चलें ये लें। ये 1 मिलियन है पर यूनिट या पर 1000 यूनिट्स? और हमने सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है? 1000। 1000 पर यूनिट होता तो इंटू 1000 यूनिट्स कर देते। 1000 यूनिट्स के लिए 1 मिलियन है, तो इसलिए 1000 से डिवाइड किया, पर यूनिट आ गया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ROL आ गया 11,000। एक 1000 इंटू 41.67 भी कह सकते हैं, 42 भी कह सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। कर तो एवरेज ही रहे तो 41.67 भी चलेगा, लेकिन अगर अजीब लग रहा है कि 0.67 यूनिट्स कैसे होंगे, तो ठीक है 42 कर लें। 42 इंटू ये 390,600, तो ग्रैंड टोटल बन गया 1 मिलियन होल्डिंग कॉस्ट प्लस 1,390,600। पिछली ऑप्शन का आंसर क्या था? 19 था ना, तो ये 13 है, उससे तो बेहतर है। अब तीसरी ऑप्शन देखते हैं।
हाँ जी, ऑप्शन 3 भी करनी है मैंने। है क्या हुआ? 2 मिलियन है, क्योंकि वो आसानी से हो जाएगी, उसमें स्टॉक आउट ही कोई नहीं निकलना। सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट 2 डेज 2 मिलियन, ROL 12,000, और इस वजह से स्टॉक आउट होगा ही नहीं, तो स्टॉक आउट कॉस्ट 0 और सिर्फ 2 मिलियन रह गई। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि 1 डे स्टॉक बेहतर है, क्योंकि उसमें सबसे कम है कॉस्ट। ये था जी ऑटम 23। जो टॉपिक मुश्किल लगता है ना, उसको फिर आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, मेहनत तो बेटे करनी पड़ेगी, वरना उस वक्त से डरें जब मैं कहूं सवाल करा के कि ये था जी ऑटम 24। अच्छा, अब ना स्प्रिंग 23 करना है, जो कि तकरीबन इतना ही टाइम लेगा तकरीबन, और एक उससे कम टाइम वाला सवाल करना। तो नमाज पढ़ लें ताकि एक छोटी सी ब्रेक दिमाग को आ जाए, और सुनने वाले मरने वाले ना हो जाए। तो फिर मैंने इसको 11 कर दूंगा आगे, वरना एक ही क्लास 2 घंटे की होगी ना, तो फिर डर जाएंगे लोग। तो ठीक है, फिर 10 यहीं एंड कर देता हूं। फिर नमाज के बाद आपको एक सवाल और कराना है स्प्रिंग 23, और एक और कराना है 2008 का। ये करना है अब अगली क्लास में। ठीक है, लेक्चर 10 बस।